नमस्कार एस्पिरेंट्स, पॉलिटी एंड आईआर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिटी और गवर्नेंस के जो करंट इश्यूज होते हैं वही असल में डिसाइसिव फैक्टर हैं। यही रैंक दिलाते हैं या फिर लिस्ट से बाहर कर देते हैं। तो आज हम 3 ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट, धर्म बनाम आरक्षण और सरकार बनाम एनजीओज। ये सिर्फ आज की बड़ी खबरें नहीं हैं, ये भारतीय राज व्यवस्था के वो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जहां से मेंस में सवाल आप जानते हैं सीधे सीधे बनते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके केस स्टडीज की तरह डिकोड करते हैं ताकि एग्जाम में आप एक दमदार एक सॉलिड आंसर लिख सकें। तो हमारी पहली केस स्टडी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का वो क्लासिक पावर टसल। और सवाल ये उठता है कि क्या संसद एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को पलट सकती है। ये मुद्दा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ के भविष्य का। देखिए, ये सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की 2 सबसे बड़ी संस्थाओं के टकराव की कहानी है। इस पूरे टकराव की जड़ इस टाइमलाइन में छिपी हुई है। जरा गौर से देखिए। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट सीएपीएफ के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज का दर्जा देता है। अच्छा, सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है, फिर भी फैसला लागू नहीं होता। अब जब कोर्ट की अवमानना का मामला सामने आता है तो सरकार एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाती है, लेजिस्लेटिव राउट। और फिर 25 मार्च 2026 को राज्यसभा में एक बिल पेश किया जाता है जिसका मकसद सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बेअसर करना था। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर एक सीधा हमला है। तो अब सवाल उठता है कि ये ओजीएस स्टेटस आखिर है क्या चीज जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। एस्पिरेंट्स, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओजीएस स्टेटस मिलना सीएपीएफ कैडर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इसका मतलब है आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं के बराबर का दर्जा। इससे नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी एनएफएफयू का लाभ मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपका प्रमोशन समय पर नहीं भी हो रहा है तो भी आपकी सैलरी और पे स्केल आपके बैचमेट आईपीएस ऑफिसर के बराबर बढ़ती रहेगी। ये करियर स्टैग्नेशन यानी करियर की जो रुकावट है उसे खत्म करने का एक बहुत बड़ा टूल है। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरे विवाद के बिल्कुल दिल में झांकती है। जरा सोचकर देखिए, एक सीएपीएफ का कैडर ऑफिसर है जो 16 साल देश की सेवा करता है और उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिलता, 0। और दूसरी तरफ उसी फोर्स में डेप्यूटेशन पर आया एक आईपीएस ऑफिसर है जिसे उतने ही समय में 3 से 4 प्रमोशन मिल जाते हैं। ये सिर्फ करियर स्टैग्नेशन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, एक संस्थागत भेदभाव की तस्वीर है जो सीएपीएफ अधिकारियों के मोराल को, उनके मनोबल को तोड़ कर रख देती है। और इसी अन्याय को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक करने की कोशिश की थी। तो फिर सरकार जो ये बिल लाई है वो करता क्या है? देखिए, ये बिल सीएपीएफ्स के जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उन्हें आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित कर देता है। आईजी लेवल पर 50% पद, एडीजी लेवल पर कम से कम 67% पद और सबसे ऊपर स्पेशल डीजी और डीजी के 100% पद सिर्फ और सिर्फ आईपीएस अधिकारियों के लिए ही होंगे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये बिल सीएपीएफ के अपने कैडर ऑफिसर्स के लिए टॉप पोस्ट तक पहुंचने के रास्ते आप कह सकते हैं लगभग पूरी तरह से बंद कर देता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को बिल्कुल शून्य कर देता है। अब जाहिर है विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क संविधान के मूल सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटिश कहते हैं कि भाई, संसद कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की अपील कोर्ट नहीं है। आप किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे पलटने के लिए आपको उस कानून का आधार बदलना होगा जिस पर वो फैसला आधारित था। आप सीधे सीधे एक जुडिशियल ऑर्डर को कानून बनाकर रद्द नहीं कर सकते, और इसी को कहते हैं लेजिस्लेटिव ओवररीच या विधायी अतिक्रमण। इसी तर्क को कांग्रेस सांसद अजय माकिन और आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि ये बिल न्यायपालिका के काम में सीधी दखलंदाजी है। ये किसी नई जरूरत या स्थिति के कारण नहीं लाया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक अदालती फैसले की प्रतिक्रिया में लाया गया है। और उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि फोर्सेज में बढ़ते तनाव की वजह से आत्महत्या और वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी अपना पक्ष है। सरकार का तर्क है कि सीएपीएफ्स राष्ट्रीय सुरक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं और इसमें राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और चूंकि आईपीएस ऑफिसर्स ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा है और उन्हें राज्यों में काम करने का लंबा अनुभव होता है, इसीलिए वो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। और हाँ, मेंस में सेंटर स्टेट रिलेशंस पर जवाब लिखते समय सरकार का ये पर्सपेक्टिव आपके आंसर को एक बैलेंस दे सकता है।
तो जहां हमारी पहली केस स्टडी संस्थाओं के टकराव की थी, वहीं हमारी दूसरी केस स्टडी है व्यक्तिगत पहचान और संविधान के टकराव पर। हम धर्म, जाति और आरक्षण के एक बहुत ही जटिल चौराहे पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने यह सवाल खड़ा किया है, क्या धर्म बदलने से आपकी जातिगत पहचान खत्म हो जाती है? ये मौलिक अधिकारों और संवैधानिक कानून का एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, इस पूरे फैसले की जो नींव है ना, वो सिर्फ एक शब्द की व्याख्या पर टिकी है, और वो शब्द है प्रोफेस। संविधान का जो एससी ऑर्डर 1950 है, वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म प्रोफेस करता है, उसे एससी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया है कि प्रोफेस करने का मतलब सिर्फ मन में मानना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से उस धर्म की घोषणा करना या उसका पालन करना है। आपका जो अमल है, आपका जो एक्ट है, वही डिसाइसिव फैक्टर है। प्रीलिम्स के लिहाज से ये डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोर्ट का अंतिम फैसला क्या है? फैसला बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक है। द बार इज एब्सोल्यूट, यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को अपनाता है, तो उसी क्षण, उसी मोमेंट उसकी एससी की पहचान तत्काल और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके पीछे का तर्क ये है कि एससी स्टेटस का जो आधार है वो ऐतिहासिक अस्पृश्यता है, जो इन तीन धर्मों के सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई मानी गई है। लेकिन क्या घर वापसी का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी स्टेटस को फिर से पाने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, और खास बात यह है कि तीनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहला, आपको साबित करना होगा कि आप मूल रूप से एक एससी समूह से थे। दूसरा, अपनी बोनाफाइड यानी वास्तविक घर वापसी के पुख्ता और अकाट्य सबूत देने होंगे। और तीसरा, ये भी दिखाना होगा कि आपकी मूल जाति के लोगों ने आपको वापस स्वीकार कर लिया है और आप उनके समाज में फिर से घुल मिल गए हैं। और हाँ, सबूत का सारा बोझ दावेदार पर ही है। And this brilliantly illustrates a crucial constitutional difference. दोस्तों, ये एससी और एसटी स्टेटस के बीच का एक बुनियादी संवैधानिक फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एससी स्टेटस ऐतिहासिक छुआछूत से उपजे पिछड़ेपन पर आधारित है, इसीलिए इसमें धर्म का एक फिल्टर लगा हुआ है। लेकिन एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्म पर नहीं बल्कि जातीयता यानी एथनिसिटी पर आधारित है। सवाल यह है कि क्या व्यक्ति ने अपनी आदिवासी विशेषताओं, रीति रिवाजों और सामुदायिक जीवन को बनाए रखा है। बस यही एसटी स्टेटस का आधार है, और इसीलिए एसटी ऑर्डर में कोई भी धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। और हमें ये भी समझना होगा कि ये फैसला एक बहुत बड़ी और दशकों पुरानी बहस का सिर्फ एक अध्याय है। 2004 से ही दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के लिए एससी दर्जे की मांग लंबित है। सरकार का जो स्टैंड रहा है वो विदेशी उत्पत्ति का रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि 1990 में बौद्ध धर्म को इसी तरह शामिल किया गया था। तो अब सबकी निगाहें केजी बालकृष्णन आयोग पर टिकी हैं, जिसकी रिपोर्ट इस पूरे मुद्दे की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी तीसरी और अंतिम केस स्टडी पर। अगर पहले 2 मुद्दे शक्तियों के विभाजन और पहचान से जुड़े थे, तो ये मुद्दा जुड़ा है अधिकारों के संतुलन से। हम बात करेंगे स्टेट के रेगुलेशन, नेशनल सिक्योरिटी और सिविल सोसाइटी यानी एनजीओज के अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन की। और मुद्दा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए में प्रस्तावित संशोधन का। तो इस नए एफसीआरए संशोधन विधेयक में आखिर है क्या? देखिए, इसमें विदेशी चंदे से चलने वाले संगठनों पर निगरानी को और ज्यादा सख्त करने का प्रस्ताव है, एक नई केंद्रीय अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है, और जो सबसे विवादास्पद है वो ये कि सरकार को उन एनजीओज की संपत्ति और फंड को जब्त करने और उसे मैनेज करने की व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं, जिनके लाइसेंस रद्द हो जाते हैं या जो खुद लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं। कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे सीधा सीधा अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। उनका मुख्य ऐतराज इस बात पर है कि यह बिल केंद्र सरकार को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां देता है, जिससे मनमाने फैसलों और एग्जीक्यूटिव ओवररीच का खतरा बढ़ जाता है। CBCI का मानना है कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के अस्तित्व के लिए ही एक खतरा है। आइए इस नई शक्ति को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करेगी। कल्पना कीजिए, एक एनजीओ है जो सालों से अच्छा काम कर रहा है। स्टेप 1, सरकार किसी भी कारण से, चाहे वो लाइसेंस का रिन्यूअल ना हो या किसी नियम का उल्लंघन बताया जाए, उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर देती है।
यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। अब आता है स्टेप 2 और यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ही लाइसेंस रद्द होता है, सरकार द्वारा बनाई गई एक नई अथॉरिटी उस एनजीओ का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। इसका मतलब यह है कि एनजीओ का मैनेजमेंट अब उसके अपने बोर्ड या सदस्य नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी करेंगे। मतलब संस्था की स्वायत्तता पूरी तरह से खत्म। और फिर आता है अंतिम तीसरा कदम। ये जो नई अथॉरिटी है, ये एनजीओ की सभी संपत्तियों, बैंक खातों और सारे के सारे फंड को जब्त कर लेगी। आप सोचिए, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव फैसले से एक संस्था अपनी सालों की मेहनत और अपने सारे संसाधनों से वंचित हो सकती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट पावर को बहुत ही कॉन्क्रीट रूप में दिखाता है। तो हमने ये 3 अलग-अलग विवाद देखे, लेकिन क्या इनमें कोई कॉमन थ्रेड है? चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं और आपके एग्जाम के लिए की टेकअवेज निकालते हैं। याद रखिए, गवर्नेंस और पॉलिटी के पेपर में यही सिंथेसिस आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। अपने मेंस आंसर के लिए इन गोल्डन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पहला, विधायी सर्वोच्चता बनाम न्यायिक समीक्षा का जो ये अंतहीन संघर्ष है, ये एक पेरेनियल थीम है। दूसरा, संवैधानिक पहचान की जटिलता, खासकर आरक्षण के मामले में। तीसरा, राज्य बनाम नागरिक समाज का संतुलन, यानी नेशनल सिक्योरिटी और अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों के बीच की रस्साकशी। चौथा, न्यायिक फैसलों को दरकिनार करने के लिए स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन का जो बढ़ता चलन है। और पांचवा, अत्यधिक कार्यकारी शक्तियों के खिलाफ एक मजबूत अपील मैकेनिज्म की जरूरत। इन पॉइंट्स को अपने जवाबों में जरूर शामिल करें। उम्मीद है इस डीप डाइव से इन जटिल मुद्दों को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर आप ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं जो आपकी तैयारी को एक नई धार दे, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी पॉलिटी एंड IR कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं। जय हिंद।